अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मुसलसल हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में। अब ये जो सूरत हाल है काफ़ी अरसे से पाकिस्तानियों को बहुत मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल डबल हो चुका है और पाकिस्तान में नए बजट की तैयारी भी हो रही है। तो इन दोनों मामलात को आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो पहले मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल देख लें कि वहाँ पर एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। जो MOU साइन होना था वो MOU अब तक साइन नहीं हुआ। ये दावे दोनों तरफ से हैं कि राब्ता मौजूद है अमेरिका का और ईरान का, लेकिन बाकायदा मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ईरान का दावा ये था, ईरान का मुतालबा ये था कि जब तक तमाम तनाज़ात नहीं रुक जाती उस वक्त तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। और इसराइल मुसलसल लबनान में हमले भी कर रहा है और वहाँ पर उसकी ज़मीनी पेशकदमी जारी है। जनूबी लबनान के तकरीबन 20% हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया है और वो बैरूत पर हमला करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत ही परेशान कुन बात है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस उसने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उसने कहा कि अमरीकी सदर और डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोनिक गुफ्तगू जो हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई बदज़बानी से पेश आए नेतन्याहू के साथ और उनको पागल कहा, उनको कहा कि तुम नाशुक्रे हो, उनको कहा कि अगर बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तनहा हो जाएगा और मैं तुम्हें जेल जाने से बचा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू को कि मैं ना होता तो तुम इस वक्त जेल में पड़े होते। उन्होंने मजीद कहा कि अब हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है और वो तैश में चिल्लाते रहे, वेबसाइट का दावा है, और नेतन्याहू जो हैं वो जवाब में ओके ओके करते रहे। मगर ये पहली मरतबा ये खबर नहीं आ रही है सामने कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की क्लास ली हो। वो गहे बगाहे इस तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन इसराइल वही कर रहा है जो उसे करना है और शायद इस मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल ही है, वही स्पॉइलर है। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे कि ये मामला कहाँ बढ़ रहा है और पाकिस्तानियों को जो मसाइल हैं, पाकिस्तान में जो नया बजट आने वाला है इसके बावजूद भी गुर्बत की जो सतह है वो बेहतर नहीं हो रही है। मज़ीद लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले जाएंगे, मज़ीद महंगाई होगी, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, उसका हल क्या निकलेगा। और इसी वजह से जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है। कई वजूहात हैं, एक तो गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हैं वो भी हैं। इस वजह से बजट आगे बढ़ा दिया गया है। 5 तारीख को बजट पेश होना था लेकिन अब 10 तारीख को पेश किया जाएगा। नेशनल कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की जो मीटिंग थी वो भी डिले कर दी गई है। तो इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि ये मामला कितना मजीद और लिंगर ऑन होगा और पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई जल्दी नहीं है, मैं हमला भी नहीं करूँगा, ईरान को जब मुआहदा करना हो मुआहदा कर ले, और उन्होंने अपना ब्लॉकेट बरकरार रखा हुआ है। और यही सबसे बड़ी वजह है आपना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से जो सप्लाई है एनर्जी की और गुड्स की वो तातुल का शिकार है और इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मेरे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरम जनाब मुनीर अकरम साहब, साबिक़ सफारतकार हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब रहे हैं आप, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब माहिर मईशत हैं, डॉक्टर साहब की तजज़िया आप सुनते रहते हैं, आप तीनों को बहुत वेलकम कहता हूँ मैं प्रोग्राम में। मुनीर अकरम साहब, सर ये इसराइल का जो किरदार है इस पूरे फसाने में वो हमेशा स्पॉइलर का रहा है और एक ऐसे मौके पर जब मुआहदा एक मरतबा फिर उम्मीद थी कि हो जाएगा, वो लबनान पर मुसलसल हमले किए चला जा रहा है, बफर जोन उसने कायम कर लिया, उसके बावजूद भी आगे बढ़ रहा है। अब फ्रांस ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है वो बुला लिया है। तो सर ये मामला इंटरनेशनल कम्युनिटी में कैसे देखा जा रहा है और इसराइल जब तक नहीं रुकता क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा हो सकता है, हमें सुख का सांस लेने का मौका मिल सकता है? जी, मेरे ख्याल में आप जैसे जानते हैं कि ईरान ने तो पहले से कहा था कि अगर जंगबंदी होगी तो पूरे खत्ते में होगी। और पहली मरतबा भी जब इजराइल ने लेबनान पे हमले शुरू किए थे तो उस वक्त भी उन्होंने जो पहला सीज फायर था उससे भी हट गए। उन्होंने कहा कि हमने होर्मुज़ फिर बंद कर दिया था। अब ये जाहिर है कि जब तक लेबनान में इजराइल अपनी कार्रवाई जारी रखेगा तो ईरान के लिए मुश्किल होगा ये कहना कि ये मुआहदा हो गया है, जंगबंदी पूरी हो गई है। तो इसलिए इस वजह से मेरे ख्याल में ट्रंप साहब ने नेतन्याहू को रोकने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि नेतन्याहू रुक जाता है या नहीं रुकता है। तो जब तक कि लेबनान में पूरी तरह से जंगबंदी शायद नहीं होगी तो ईरान के लिए मुश्किल होगा। पर मेरी नज़र में अमेरिका चाहता है कि ये मुआहदा हो जाए।
और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हॉर्मूज खुल जाए। और ईरान की तरफ से भी ये मेरे ख्याल में उनकी तरफ से भी ये मंजूरी थी कि अगर जंग बंदी पूरे खित्ते में बंद हो जाती है तो हॉर्मूज वो खोलने के लिए तैयार हैं, अगर अमेरिकन ब्लॉकेड भी हट जाए। और उसके बाद में मुज़ाकरात होंगी जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में और जो सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं उनके उसके बारे में बाद में मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, जिसमें 30 या 60 दिन का वक्फा इंडिकेट किया था। तो अब हालात नाजुक हैं, अब देखना होगा कि इजराइल रुकता है। और जो ट्रम्प साहब ने जो नई कुछ कंडीशंस या कोई लैंग्वेज प्रपोज की है उसके ऊपर ईरान का जवाब क्या आता है। तो अब मेरे ख्याल में ये इनडायरेक्ट निगोशिएशन जो मीडिएशन पाकिस्तान के तहत जारी है, अब देखना है कि इसमें हालात ग्राउंड रियलिटीज क्या होती हैं और जो अमेरिकन जो ट्रम्प साहब के नए प्रपोजल हैं उस पर क्या जवाब आता है ईरान का। आपको क्या लगता है कि कितना चांसेस हैं कि जंग दोबारा ना हो? मेरे ख्याल में जी खुली जंग जिस तरह यानी ऑल आउट हॉस्टिलिटी जो पहले हो रही थी वो शायद ना हो। ये छोटी मोटी एक्सचेंजेस जो हैं वो जारी हैं फिलहाल। और ये मेरे ख्याल में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब हो जाता तो शायद ये भी बंद हो जाए। पर जो जंगबंदी होगी वो हर वक्त फ्रेजाइल रहेगी क्योंकि दोनों तरफ से कोई एतबार नहीं है एक दूसरे पर तो उनको। ठीक। अच्छा एयर वाइस मार्शल साहब, ईरान कह रहा है कि अब नागुज़ीर हो, वहाँ से पासदाना इनकलाब का वाज़े ये बयान आया है कि अब जंग नागुज़ीर हो गई है, उनकी बर्दाश्त भी जवाब दे रही है। क्या अमेरिका तो अब उसने एक स्ट्रेटजी बना ली है कि उसने ब्लॉकेट की हुई है, क्या इसका इम्कान है कि ईरान अब जो है वो आगे बढ़े और हमला कर दे किसी तरह का? क्योंकि इसराइल तो नहीं मान रहा, वो तो हमले किए चला जा रहा है लेबनान पर। बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरम मुनीर अकरम साहब से एग्री करता हूँ कि दोनों ट्रम्प भी चाहता है कि जो इनका वे फॉरवर्ड का एक एग्रीमेंट है उसको आप MOU कह लीजिए, जो भी मेरे नज़दीक इसके वे फॉरवर्ड है कि आगे हमने कैसे मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं वो पाबंदियाँ हैं, न्यूक्लियर है, दूसरे इशूज़ ब्लॉकेड है, उसको कैसे करना है। और इसी तरह ईरान डिफाइस शो कर रहा है बिकॉज टिट फॉर टैट किस्म की इनकी वो चल रही है, आपस में जो रेट्रिक चल रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक ईरान भी चाहता है कि दोबारा से जंग शुरू हो, बिल्कुल नहीं चाहता। ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो हो भी रहा है, वो डिफाइस शो कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए जो आपने बात की ट्रम्प की और नेतन्याहू की जो कॉल हुई है उसमें वो एक्सजॉस्ट ने तो बड़ी उसमें जो वर्डिंग उसने बताई है कि ट्रम्प ने यूज़ की है, आई मीन विद काइंड ऑफ एफर्ट्स उसने जो बात की है नेतन्याहू के बारे में। लेकिन नेतन्याहू का रिस्पॉन्स आप देखिए कि उसने उसके फ़ौरन बाद ट्वीट किया कि हम अपना काम जारी रखेंगे। दैट शोज़ के कितना कंट्रोल है और कितना उनको पिछले 50 साल में एक कॉन्फिडेंस मिला है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर्स को, इनको कि लॉबी तो छोड़े जो वहाँ पे बैठी है, जो ऑब्वियसली बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है जो कि उसको डिफाई कर रहा है उसकी सारी बातों को। हालांकि इस वक्त ग्लोबल प्रेशर है और ट्रम्प ने बिल्कुल सही कहा कि अब एवरीवन हेट्स यू, दिस इज़ व्हाट ही हैज सेड, और उसके बावजूद वो डिफाइंट है। मेरी राय में तो ये जो ईरान ऑब्जेक्टिव इनका फ्लॉप हुआ है, दोनों का जो कन्वर्ज कर गया था, उसका इजराइल का अपना ऑब्जेक्टिव था, रिजीम चेंज क्यों होना चाहिए, अमेरिका का अपना ऑब्जेक्टिव था। ये फ्लॉप होने के बाद ये जो स्पॉइलर के तौर पे वो आप बिल्कुल सही कहा कि वो लेबनान में अपना देखिए ना, पहले दरिया तक पहुंचने की बात की, अब उससे आगे निकल गया, अब वो बैरूत जाने की बात कर रहा है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें एंड आई थिंक द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल इसको जानती है, समझती है, और ये टाइम उसी को दिया जा रहा है कि वो जितना वहाँ पे गेन करना चाहता है गेन कर ले। लेकिन आई थिंक अब वो हालात नहीं है
जो पहले होते थे। अब यूरोप में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी हैं। फ्रांस ने अभी बात की है, स्पेन ने फिर से कहा है कि मैं किसी भी तरह इस जंग में अपने हिस्सा नहीं डालूंगा। फ्रांस ने इसराइल को, अभी आपने सुना होगा कि उसने डिफेंस एग्जीबिशन में बड़ी लिमिटेड उसका है कि आप सिर्फ अपना एयर डिफेंस सिस्टम शो कर सकते हैं, बाकी उसको बैन कर दिया, उसका डिस्प्ले भी बैन कर दिया है। तो एक चेंज तो ओवरऑल आई है दुनिया के बिहेवियर में, अमेरिका के बारे में और इसराइल के बारे में। लेट्स होप ये स्पॉइलर कब तक चलता है, ठीक है, तो और उम्मीद करनी चाहिए कि ये कोई एग्रीमेंट हो जाए ताकि हम अपने अंदर के हालात को ठीक कर सकें। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आबिद सुलैजी साहब, हम ये तो इसराइल स्पॉइलर है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब भी मुआहदा होने के करीब होता है तो डोनाल्ड ट्रंप, जिसका मुनीर अकरम साहब ने भी जिक्र किया, कि नई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, नई शराइत रख देते हैं, नए मुतालबात रख देते हैं और फिर लगता है कि वो पीछे चले गए मुज़ाकरात के अमल से। तो ये दिखाने के दांत हाथी के जैसे कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, वैसी सूरत हाल लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप खुद मुआहदा होते होते जो वो पीछे हट जाते हैं, अपने गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं। एक कंस्पायरेसी थ्योरी तो ये भी चल रही है कि ये जो सारा कुछ है ये अमेरिका में जो इनसाइड ट्रेडिंग है उसको बहुत हेल्प कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो एक स्टेटमेंट पे गिर जाती है, अगली स्टेटमेंट पे एकदम से शेयर्स की कीमत हाई हो जाती है। यही हाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। तो लेकिन यकीनन ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है ये किसी के लिए भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है, खा वो अमेरिकन कंज्यूमर हो, खा वो पाकिस्तान में हम लोग जो कि नेट इम्पोर्टर हैं ऑयल के हम हो, या ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हों। ये सारी चीज़ें जो है ये अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये मतलून मिजाजी जो है उसमें जाहिर है कि आपकी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो नहीं चल सकती। और इस वक्त अमेरिका के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, और स्पेशली जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉपुलैरिटी है, किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की वो जो वन ऑफ द लोएस्ट पॉपुलैरिटी उस पर वो बैठे हैं। और आगे मिड टर्म इलेक्शन जो हैं नवंबर में वो भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के अपने हक में है कि इसका कोई ना कोई सलूशन जो है वो एमिकेबल सलूशन आ जाए, ताकि पार्टी जो है वो फिर इंटरनल इलेक्शंस पे फोकस कर सके, बजाय इसके कि वो एक्सटर्नल जो उनकी एक इस वक्त कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं वहीं पे वो स्टक रहे। ठीक, तो सर ये हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है, हमारी जो माली मुश्किलात हैं, हमने इंडिया के साथ जंग की, चलें वो तो कमाल ही किया हमने, और उसके बाद बड़ा कमाल हमने ये किया कि अमेरिका और ईरान को लाके बिठा दिया। तो इंटरनेशनली हमारी स्टैंडिंग बेहतर हुई है, हम उससे ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पा रहे, हम IMF से मज़ीद नरमी क्यों नहीं हासिल कर पा रहे, हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी इसको हमने ट्रांसलेट किया है। आप देखिए फरवरी में जब ये 28 फरवरी को जंग स्टार्ट हुई तो उस वक्त पाकिस्तान में IMF का रिव्यू मिशन चल रहा था, और ये रिव्यू मिशन जो है ये बगैर किसी कंक्लूजन के वाशिंगटन वापस चला गया। और वहाँ पे जाके उन्होंने अनाउंस किया कि जी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो गया है। इसकी एक बुनियादी वजह जो थी वो वाशिंगटन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात का होना भी था। फिर हमने देखा कि गालिबन अप्रैल में जब प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 80 रुपये पर लीटर का जो था वो उसको रिड्यूस कर दी लेवी। और IMF, अगर हम माजी का IMF को देखते जबकि पाकिस्तान और वाशिंगटन में इतनी कुर्बत नहीं थी, तो इस तरह की जो जसारतें थी उन पे प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया करता था। लेकिन आपने देखा कि IMF की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई फॉर्मल इनफॉर्मल कि जी ऐसा जो है वो हमारी कंसल्टेशन से नहीं हुआ या हमसे पूछे बगैर कर दिया। तो उन्होंने इस पर किसी किस्म की नागवारी का इजहार नहीं किया। हालांकि उससे एक दिन पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि IMF के प्रेशर की वजह से हमें इसको 160 रुपये पर लीटर जो है वो डीजल और पेट्रोल का मिला के वो लेवी पूरी करनी है, और अगर हम डीजल पे नहीं लगा रहे तो हमें पेट्रोल पे लगानी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप इसकी तीसरी मिसाल देखते हैं तो जो जब UAE को हमें $3.5 अरब वापस करना थे उनके डिपॉजिट्स, तो फौरी तौर पे सऊदी अरेबिया जो है वो आगे बढ़ा और उसने वो जो डिपॉजिट्स हैं हमारे स्टेट बैंक में रखवा दिए।
तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल जो रोल प्ले कर रहा है, ये उसकी अप्रिसिएशन जो है ये इन हलीफ ममालिक से वो तो आपको मिल रही है। अगर आप इसकी चौथी मिसाल देखना चाहें, आपके पिछले क्वेश्चन को अगर इसको मैं ऐड करूं, तो इस वक्त जबकि अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी कर रखी है पोर्ट्स की, उसमें पाकिस्तान का ईरान के साथ एक मुआहदे में जो है वो तरमीम करना और ईरान को ये ऑफर करना कि पाकिस्तानी पोर्ट्स जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ ट्रेड पे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये यकीनन अमेरिका के साथ जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं हो सकता। ये और उससे आपका जो पिछला सवाल था हाथी के दांत का, गालबन उसका ताल्लुक भी निकलता है। मेरे पास एविडेंस नहीं, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहूँ तो अगर एक तरफ अमेरिका ने ईरान की पोर्ट्स की नाकाबंदी कर रखी है, दूसरी तरफ उसने ईरान को ये और पाकिस्तान के इस एग्रीमेंट पे किसी किस्म की बरहमी का इजहार नहीं किया कि ईरान अगर चाहे तो वो पाकिस्तानी पोर्ट्स के जरिए थर्ड पार्टी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो जारी रख सकता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, वो उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि पाकिस्तान बड़ा कामयाबी से ये रोल प्ले कर रहा है कि वो बज़ाहिर अगर स्टेटमेंट दोनों यूएस और ईरान वो जैसी भी दें, लेकिन पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव रोल है इसके मॉडरेशन के लिए, पॉजिटिव रोल है मीडिएशन के लिए, और पॉजिटिव रोल है कि ईरान की जो एक लाइफ लाइन है वो चलती रहे फूड सप्लाईज की और बाकी। तो उसको अगर मैं देखूं तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ जो है बैक चैनल हो रहा है जो कि शायद हम इस वक्त उसको ओपन आइज उसको नहीं समझ पा रही, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का पॉजिटिव रोल जो है वो बहरहाल काम कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे अब आपसे कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो ये है कि बजट में हम जितने महसूलात जमा करते हैं हमें डेट सर्विसिंग में सूद में एक बड़ा हिस्सा उसका देना पड़ता है। तो हम अपनी इस बैनुल-अक़वामी स्टैंडिंग का या अपने ताल्लुकात का इसमें क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? अभी तक जो फ़ायदे आबिद सुलैही साहब ने गिनवाए बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन उससे तो हम सिर्फ सांस ले पा रहे हैं। हमें जिस तरह का बजट चाहिए उस तरह का बजट हम इस साल भी नहीं देख रहे। एक मुख्तसर सी ब्रेक सर, फिर आप बताइएगा कि हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। ख़ासतौर पर कर्ज़ों के हवाले से, डेट सर्विसिंग के हवाले से हम पे बहुत बोझ है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सर मुनीर अकरम साहब, क्या हम अपनी तमाम पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जो भी हमारी बैनुल-अक़वामी स्टैंडिंग है उसको, या हम उसको तो कैपिटलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन इंटरनल हमारे मसाइल हैं जो हम अपनी माशी हालत को, एनर्जी क्राइसिस को हम बहुत अच्छी तरह से डील नहीं कर पा रहे। सर आप इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज़। ये देखें, जो हमें सॉल्यूशंस चाहिए हमारी मुआशी हालात की, वो सॉल्यूशंस यानी एक दिन में तो नहीं आएंगी, ना एक बजट से आएंगी। मेरे ख्याल में हमने एक प्लानिंग करनी है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके तहत कोई जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे यहाँ आने हैं वो हमने ले आना है। स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या है, उसमें एक तो आपकी पूरी टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल मेरे ख्याल में दुनिया से मुख्तलिफ है। आपकी 2% पॉपुलेशन को टैक्स कर रहे हैं, दूसरे कोई टैक्स नहीं देता। आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो सब में कम है, तो उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकल सवाल है। दूसरी चीज़, तो अगर आपने IMF से कुछ चीज़ें लेनी हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लेनी है, तो बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है कि जहां हमें वो मदद कर सकते हैं। आप देखिए, अमेरिका ने अर्जेंटीना को $20 बिलियन दिए थे उनकी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के लिए। हमें भी इस किस्म में, हम अर्जेंटीना से 4 गुना बड़े मुल्क है, तो हमें भी ज़रूरत है इस किस्म की फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की, जिसके तहत हमारी जो डेट इश्यूज़ हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इश्यूज़ हैं, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। और सब में अहम चीज़ जो है वो हमने फोकस करना है कि जी इन्वेस्टमेंट ले आनी है। अगर इकानमी को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट ले आनी है, जॉब क्रिएशन करवानी है,
उसके लिए मेरे ख्याल में अब तक हमारी बहुत सारी कमजोरियां हैं। कमजोरी क्या है कि जी हमारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं, जो हम बना के दिखाते हैं लोगों को वो प्रोजेक्ट्स सही नहीं होते हैं। जहाँ हमारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी कमी पेशी आती है, इन्वेस्टमेंट कोई करना भी चाहता है तो मुश्किलात होती हैं। हमारी खुद की जो बिजनेस हाउसेस हैं वो हिचकाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़े हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हाई है। तो ये सब जो वजूहत हैं इन सबको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करना है, और अगर ये मौके का फायदा उठाना है तो हमने कोई बोल्ड डिसीजंस लेने की जरूरत है हमारी इकोनॉमी पर। जैसे यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस के अलावा सर कोई बोल्ड स्टेप्स आप जो कह रही हैं? जी बोल्ड स्टेप्स आपने यही लेनी है जी, यही स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आपने करवानी है। जो आपका टैक्स सिस्टम है, जो आपकी रेवेन्यू सिस्टम है, उसमें कितने लूप होल्स हैं। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं आते। प्रोजेक्ट्स जो हम पेश करते हैं वो गलत होते हैं, फिर ब्यूरोक्रेटिक ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक, इमरान शाह साहब, दिफाई बजट हमें इस दफ़ा हर सूरत में बढ़ाना है। अखबार हमारा इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया के साथ पिछले साल हुआ है, ईरान का बॉर्डर वो भी इस वक्त गर्म है। तो ऐसी सूरत हाल में जैसे कि मुनीर अकरम साहब ने कहा कि $20 बिलियन अर्जेंटीना को दिया उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, आपको लगता है कि हम अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पा रही हैं और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठा पा रही हैं? देखिए, इकोनॉमिक्स में तो आई एम अ ले मैन, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरा एविएशन सेक्टर से ताल्लुक़ रहा, मैं एक्टिंग डीजी सिविल एविएशन रहा। जितना पोटेंशियल है उसको हम टैप ही नहीं कर पा रहे हैं। वही बात जैसे हमारे दोनों मज़हब साथियों ने की कि अब पॉलिसीज़ ऐसी हैं। मेरे लिए एज अ लेमैन ये चीज़ मैं देखता हूँ कि क्या, या कोई भी देखेगा कि क्या पाकिस्तान का अपना इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। मैं एयरलाइंस की बात करता हूँ, आप किसी को देख लीजिए जितनी हमारी प्राइवेट एयरलाइंस है। चले PIA का तो एक जो था कि उसके ऊपर 4 बिलियन हर महीने हमें पंप इन करने पड़ रहे थे और कोई सरकार इस वक्त एयरलाइन नहीं चलाती। अच्छा किया, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन बाकी जो एयरलाइन है उनमें से किसी ने एक्सपैंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोसीजर इतने हैं कि मैं जितनी देर सिविल एविएशन में था अपने ही डिपार्टमेंट से सर टकरा के उनके लिए कहना पड़ता था भाई इनको प्रमोट करें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि 2016 की जो IATA इंटरनेशनल एजेंसी है उसकी जो फोरकास्ट थी, क्योंकि पाकिस्तान में CPEC का बड़ा गलगला था, शोर था कि CPEC आ रहा, और ऑब्वियसली जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके सबसे बड़ी जो आर्टरी थी वो हमारा CPEC है। तो जो उन्होंने अगले 10 साल की 2016 में इंटरनेशनल एजेंसी ने जो फोरकास्ट की थी एयरलाइन पैसेंजर ट्रैवल ग्रोथ की, उसमें द ग्लोबल वाज 4.2% और पाकिस्तान की 9.1% उन्होंने प्रिडिक्ट की थी। लेकिन वी फेल्ड, हमने CPEC को कैपिटलाइज नहीं कर सके, वी फेल्ड इट। अभी जो सिचुएशन है, आपने डिफेंस बजट की बात की, तो ये देखिए डिफेंस बजट का अगर इसी तरह हम बढ़ाते रहेंगे और हम अपनी ज़राई नहीं बढ़ाएंगे तो ये एक तरफ से आगे जाके नेगेटिव इंप्रेशन देता रहेगा। यस, बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोगों के पेट में खाना जाना भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। आपका इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो दुनिया इन्वेस्ट करने के लिए आएगी। और उसके लिए मैं जब कभी डिफरेंट सेमिनार में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो जो फॉर एग्जांपल एक फील्ड है, मिसाल के तौर पे कॉटन को ले लीजिए जी। उसमें जो एडवाइज़र रखे हैं उनका कॉटन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एडवाइज़र रखते हैं कोई अच्छा, उसका डिसीजन मेकिंग में कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर एडवाइज़र अच्छा है और डिसीजन मेकिंग किसी बाबू ने बैठ के करनी है तो सॉरी, इससे तो काम नहीं चलेगा। सो आई थिंक पूरा रिव्यू करने की ज़रूरत है। इस वक्त एक गुडविल पाकिस्तान की बनी हुई है। अभी देखिए कैसे EU वाले हमारे पास आए हुए हैं। अभी मुनीर अकरम साहब ने भी देखा होगा कि इटली ने डिप्लोमेटिक वीज़ा वेवर दे दिया। एक गुडविल बनी हुई है। अब इसको इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर कैपिटलाइज करने की जरूरत है और बिल्कुल एग्री करता हूं कि पूरी हमारी पॉलिसीज को रिव्यू करके और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने की जरूरत है ताकि अपने पांव पे खड़े हों। आंदोलन दुश्मन को हरा दिया, IMF के छोटे से 2-4 अफसरों के सामने हम
पड़ता है, माजरत के साथ, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सही। तो आई थिंक वी नीड टू सीरियसली, वरना वही बात है, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू, भाई अंदर के हालात को अब हमें अच्छा करना चाहिए इकोनॉमिकली। तो इसकी बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है डॉक्टर साहब। और शहरी इक़्तिदार में क्या तैयारियां हैं? अभी बजट आगे बढ़ाया है, कुछ ये भी खबरें कि नई कानून साजी हुकूमत करना चाहती है, फिर 28वीं तरमीम की बात हो रही है। तो सीरियसली कहाँ काम हो रहा है कि कोई चेंज हो, आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन हो? क्या इस तरफ वाकई कोई तवज्जो है, कुछ होने जा रहा है? जी मसूद, मैं सिर्फ वो अर्जेंटीन वाले पे भी कमेंट करना चाह रहा था। मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए बेहतर है कि हम अर्जेंटाइन की तरह अपने ये $20 बिलियन या $30 बिलियन या $40 बिलियन की हमने डिमांड नहीं की। देखिए, उसकी हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। एज ए पाकिस्तानी हमारी रेड लाइन है कि हम अब्राहम अकॉर्ड पे साइन नहीं करना चाहेंगे, या हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहेंगे, चूँकि चाइना हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और अगर हमें किसी भी एक ताकत के साथ जो इस वक्त है, फॉर एग्जांपल अमेरिका अगर $10-20 बिलियन ऑफर कर दे और उसके बदले में 2-4 बाद में चीज़ें हमारे सामने रख दे जो कि फंडामेंटल हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी करना हमारी रेड लाइन हो, तो जाहिर है कि वो हमारी पॉलिसी साजी तो थोड़ी देर के लिए मुआशी मुश्किलात तो हल कर देगा, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल बैकलैश है या उसका जो हमारी सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए जो वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें इन तमाम ताकतों के साथ जिस तरह से हम बैलेंस रख के चल रहे हैं, एक बैलेंस पॉलिसी, मेरा ख्याल है कि वो गो के इकोनॉमिकली शायद हमें लग रहा है कि उतना फ़ायदा नहीं दे रही, लेकिन इट्स क्वाइट बैलेंस्ड इन माय ओपिनियन। ऑब्वियसली मुनीर अकरम साहब हमारे उस्तादों में से हैं और वो ज़्यादा बेहतर इसमें हमें बता सकते हैं। दूसरा, जो आपने बजट के बारे में कहा, तो इस वक्त बजट साजी जो है वो बहुत आसान नहीं है। अगर ईरान जंग के बीच में शामिल ना होती तो बजट बनाना काफ़ी आसान होता है। IMF प्रोग्राम में आपको मैक्रो इंडिकेटर पहले से पता होते हैं कि फाइनेंशियल डेफिसिट जो है वो ये रखना है, और उसके मुताबिक आप अपनी आमदनी थोड़ी सी बढ़ा के दिखा देते हैं, अखराजात थोड़े से कम करके दिखा देते हैं, और एक बजट जो है वो मोर और लेस हुकूमतें बनाती रही हैं, पिछले 2 दहाइयों से यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस वक्त आपकी एनर्जी की कीमतें जो हैं वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल हैं। दिन में 2 दफ़ा एक लगता है कि जो है तेल की कीमतें बिल्कुल नीचे आ गई, तेल की कीमतें बहुत ऊपर चले गई, और ये जो हर हफ्ते इस वक्त हुकूमत को रेट जो है ओगरा को सेट करने पड़ रहे हैं, ये अनप्रडिक्टेबिलिटी इसमें चलती रहेगी। अब IMF आपसे क्या कह रहा है? IMF सिंपल आपसे कह रहा है कि आप अपने अखराजात कम करें, आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। ये तो हर साल की कहानी है ना, जो नंबर्स चेंज हो जाते हैं, टाइटल्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन मोरलेस इसी तरह से चल रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जिसका कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है, उस बारे में कोई सोच है? कुछ होने जा रहा है? या 28वीं तरमीम की हम बात सुन रहे हैं, कोई नई कानून साजी की बात सुन रहे हैं, क्या कुछ होने जा रहा है? एक ब्रेक के बाद बताइएगा प्लीज़। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब बताइएगा, कुछ नया होने जा रहा है? कोई विफाक की मजबूती, कोई गवर्नेंस में बेहतरी? 28वीं तरमीम हो ना हो, अगर हम सिर्फ अपनी 18वीं तरमीम को इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल कर लें तो शायद आपका जो मिसमैच है आमदनी और अखराजात का, ये थोड़ा कम हो जाए। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों के करने वाले काम है उनको वफाक में करना बंद कर दें। जाहिर है कि सोशल प्रोटेक्शन जो है वो सूबों के करने का काम है ना 18वीं तरमीम के बाद। तो फिर अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को हवाले कर दें, सूबे जो हैं वो अपने अपने फंड से उसको चलाएं, तो आपका 800 अरब रुपया जो है वो तो यहीं पे बच जाता है। इसी तरह से वफाक अगर ये टेम्पटेशन रोके कि उसको जो सूबाई मैंडेट वाले काम जो हैं वो जाके करने हैं, यानी वफाकी हुकूमत का क्या काम बनता है कि वो बलूचिस्तान में जाके दानिश स्कूल जो है वो खोलना शुरू कर दे। तालीम जो है वो प्योरली सूबाई मसला है। अगर आप उसको इस्लामाबाद में खोलते हैं, AJ GB में खोलते हैं तो बात समझ में आती है। कोयटा में जाके अगर वफाक जो है वो दानिश स्कूल चलाना शुरू कर दे, या वफाक जो है वो अपने बजट से सियालकोट खारियाँ मोटरवे बनाना शुरू कर दे, या खारियाँ इस्लामाबाद मोटरवे बनाना शुरू कर दे, तो जाहिर है कि उससे आपके जो वफाक है उस पर तो बोझ आएगा। तो अगर आप इस वक्त 28वीं तरमीम पे नहीं
जाना चाहते सियासी मजबूरियों की बिना पे या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की बिना पे, तो फिर एक चीज़ CCI में बैठ के तय कर लेनी चाहिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि जो चीज़ें जो है 18वीं तरमीम में सूबों के हवाले कर दी गई हैं, सूबे उसका ख्याल करें और सूबों के पास FBR में जो टैक्स रेवेन्यू जितना भी इकट्ठा होता है, हर 100 रुपया जो इकट्ठा होता है 60 रुपए तो सीधे सीधे सूबों पे चले जाते हैं। वफाक के पास उसका सिर्फ 40 रुपए बचते हैं। तो वफाक को अपनी थोड़ी सी जो टेम्पटेशन है सूबों में नुमाया होने की, उसको थोड़ा श्रिंक करना होगा। मार्शल साहब, मुख्तसरन ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि ये बात होती है छोटे सूबों की या छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, ये क्या नागुज़ीर है या जो साइज़ है सूबों का आप समझते हैं कि इसी हिसाब से चलना चाहिए? 18वीं तरमीम की डेवोल्यूशन नहीं हुई है, बहुत ज़रूरी है कि हो जानी चाहिए थी, हो जाती तो 28वीं तरमीम की बात ही ना हो रही होती। सर, आपकी टेक क्या है इस पर? मेरी जाती राय में बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए, लेकिन शायद अगर हम सूबे बनाएंगे तो फिर हर सूबे का वज़ीर आला, हर सूबे की कैबिनेट होगी। अगर मकसद है कि डेवोल्यूशन करना, तो फिर आई थिंक एक अच्छा, जिसको हम बल्दियाती सिस्टम कह सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने से भी ये मसला हल हो सकता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। दुनिया के कुछ भी हालात हों, खित्ते के कुछ भी हालात हों, एक पाकिस्तानी को ये देखना है कि उसकी हुकूमत उसके लिए क्या कर रही है और कितनी आसानी उसके लिए पैदा कर रही है। ज़िंदगियां बड़ी मुश्किल हो रही हैं। देखना होगा कि आने वाला बजट कैसे होगा और ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हमें कहाँ लेके जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, मुनीर अकरम साहब और जनाब डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।